Good morning everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट लेक्चर में हमने वर्क को पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर लिया था, पूरी तरीके से समझ लिया था। उससे बेस हमने प्रॉपर क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है उसका नाम है एनर्जी। चूँकि वर्क हमने ढंग से समझा हुआ है तो एनर्जी को समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वर्क और एनर्जी में रिलेशन या फिर डिफरेंस। ठीक है, तो कह रहा है लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। आज के टाइम में अगर इनफैक्ट देखा भी जाए तो एनर्जी के चक्कर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं इधर उधर। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा रही है सिर्फ और सिर्फ किसके चक्कर में? एनर्जी के चक्कर में। कि एनर्जी का कंट्रोल जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रहेगा वही कंट्री पूरी दुनिया पे राज करेगी, उसी कंट्री की बातें मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये आप रशिया का बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ में सीन देख सकते हो। अमेरिका का आप सीन देख सकते हो कि हमेशा जहाँ कहीं भी तेल वेल मिलता था वहाँ पे अमेरिका जो है पहुँच जाती थी। ठीक है, तो तो ये मतलब हिस्टोरिकली ये चीज़ें बताती हैं। हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखो तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि एनर्जी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन डोमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल या दो तीन बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फॉर्म्स होते थे एनर्जी के। लेकिन अब कई सारे तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। रशिया के पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, इनफैक्ट नेचुरल जो गैसेस होती हैं उनका बहुत ज़्यादा बड़ा संग्रह है। तो उनके पास इस चीज़ का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका उनकी बहुत ज़्यादा इसीलिए वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी एनर्जी को अगर समझने की कोशिश करी जाए तो एनर्जी ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट तब वो हो जाता है जब उसको ईज़िली कंट्रोल किया जा सके। एनर्जी का एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। उसको जैसे चाहे वैसे हम प्रोसेस करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तो एनर्जी का ये एविडेंस है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। तो सन लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्थ पे। जो भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके पीछे हो सकता है डायरेक्टली या फिर ये भी हो सकता है इनडायरेक्टली। Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms. वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों के बारे में बात करते हैं। The interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? इसके अलावा भी कई सारे तरह के एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो, आपके पास में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी। हम विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में बात करते ही करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे तरह के सोर्सेस हो सकते हैं ऑफ एनर्जी। अब एक्टिविटी में क्या कह रहा है? कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? इसके बारे में आप ज़रूर ढूंढ सकते हो और आसान है ये चीज़ है ढूंढ पाना। आगे क्या कह रहा है? एक एक्टिविटी दी हुई है। अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव। देर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट दैम। अगेन यही सेम क्वेश्चन जो ऊपर पूछा हुआ था वही यहाँ पे पूछा हुआ है। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन। जैसे सबसे सबसे जो इजी है वो है सोलर एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, सोलर पैनल्स के बारे में बात करें वो। दूसरा विंड एनर्जी। अगर हम बात करें कि विंड इतना तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो ब्लो क्यों करता है, तो उसके पीछे भी प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट का रोल होता है। ठीक है, या सन एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द सन, उसका एक रोल हो सकता है।
Are these sources of energy which are not due to are there sources of energy which are not due to the sun? Yes. हमने अभी अभी बात करी यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में. तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, सारा सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे. न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन हो सकता है. हमने बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बात किया था, जो कि हीलियम के हीलियम जब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम होता है, दो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो उस टाइम में दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं. इस सिचुएशन में उसको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोल देते हैं. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है. द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफ्टन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. Let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. तो यहाँ पे अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो यहाँ पे भी हम अगेन जैसा हमने वर्क में पढ़ा हुआ था सेम तरह का एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी देख रहे हैं. You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. We have also observed children winding a toy such as a toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. तो जो कई सारे छोटे छोटे कार आते हैं उनको वो पीछे की तरफ कई बार घिसते हैं. पीछे थोड़ा सा घिसा, फिर वापस से फिर आगे लेके आए, फिर थोड़ा सा पीछे घिसा. एक तरीके से पीछे घिस घिस के उसको चाबी दे रहे होते. उसका चाबी जो है उसको चाबी दे रहे होते हैं, और जैसे ही वापस से प्लेस करेंगे वो कार अपने आप से थोड़ा आगे मूव कर जाती है. ठीक है. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn. However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the objects acquire through different means the capability of doing work. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर एबिलिटी आ जा रही है कोई ना कोई एक काम करने की. ठीक है. कोई ना कोई एक इम्पैक्ट लाने की, कोई एक तरह के चेंज लाने की कैपेबिलिटी आ जा रही है. ठीक है. इन सारे अबव एग्जांपल्स में यही देखने को मिलता है. An object having a capability to do work is said to possess energy. तो anything which is capable to do any work, ठीक है, इज सेड टू possess एनर्जी. तो इसका मतलब ये कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कोई भी काम करने के लिए केपेबल है, इसका मतलब ये वो उसके अंदर एनर्जी है. एनर्जी नहीं होता तो वो काम नहीं कर पाता. इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और एनर्जी रिलेटेड है. अगर एनर्जी होगा तभी वर्क हो पाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी तो वर्क नहीं हो पाएगा. क्लियर है. The object which does the work loses energy and the object on which the work is done gains energy. तो वर्क डन कर रहा होगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो वो जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होगा वो वर्क करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी जब वो यूज़ करेगा तो अपना एनर्जी वो लॉस करता है, लेकिन जिसके ऊपर वर्क वो कर रहा होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है. अगेन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि एनर्जी जो है उसके पास में जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही क्रिएट हुआ. एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो गया किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. क्लियर है. हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी कैन exert a force on another object. ये एक तरह का काम हुआ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. जब भी एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट के पास में होगा, वो ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो पहला ऑब्जेक्ट अपना एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा होगा. क्लियर है.
द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ मे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि से एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे टक्कर मारी, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम फोर्स से करेंगे तो वैल्यू आएगी ज़ीरो, और जैसे ही ज़ीरो आएगी हम वहाँ पे बोलेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे मे वर्ड का यूज़ किया हुआ है। क्लियर? अगर मूवमेंट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे वर्क इज़ बीइंग डन आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क इज़ नॉट डन। ऑल राइट, thus the first object had a capacity to do work. This implies that an object that possesses energy can do work. तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट possesses energy can do work, वर्क और एनर्जी में ये रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. तो एनर्जी possessed by any object उसको कैसे मेजर करेंगे कि वो केपेबल है या नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। अगर काम को करने के लिए केपेबल है तो हम ये मानेंगे कि उसके अंदर एनर्जी है। अगर केपेबल नहीं है किसी भी वर्क को करने के लिए तो हम ये मान लेंगे कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी पजेस नहीं करता वो ऑब्जेक्ट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, क्योंकि एनर्जी की वजह से ही वर्क हो पा रहा है। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम सेम सी दिख रही हैं, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम सेम सा है। तो क्या है यूनिट? द यूनिट इज़ जूल। 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes a large unit of energy called kilojoule is used. 1 kilojoule is equal to 1000 joule. हो सकता हो कि 1 जूल बहुत छोटा सा छोटा सा मेजरमेंट या छोटा सा वैल्यू होता हो, तो कई बार जब बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे एनर्जी का यूनिट जो है 1 जूल अगर हम रखते हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी वो नज़र आती, इसलिए हम वहाँ पे किलो जूल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप एनर्जी समझ में आया होगा, एनर्जी के और वर्क के बीच में रिलेशन समझ में आया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो आगे पढ़ना है हमें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इन चीज़ों को ढंग से समझना, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसेप्ट को समझने में टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे समझेंगे वो चीज़ें याद रह जानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप सभी लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, और जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो क्वेश्चंस साथ में करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।